विजय त्रिवेदी। विजय जी, मैं चाह रहा हूं आप यहां से शुरू करें। जो एक हमारा इस डिस्कशन में मुद्दा छूट गया, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, ये पाकिस्तान और सऊदी अरब की तो डील हो गई और कांग्रेस कह रही देश के लिए खतरा है, और लगता भी है। सऊदी और तो हमारे अच्छे संबंध उनसे बन रहे थे, बहुत गल्फ से सारे देशों से हमारे रिश्ते इंप्रूव हो रहे थे, सुधर रहे थे। ऐसे में पाक और सऊदी का ऐसा गठबंधन बनाना कि एक पर हमला, दोनों पर हमला माना जाएगा, हमारे लिए चिंता का विषय है या नहीं है विजय जी? ये बिल्कुल चिंता का विषय है और मेरे ख्याल से विदेश मंत्रालय ने भी इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। ये कहना कि नहीं कोई चिंता नहीं होगी उससे, ऐसा तो संभव नहीं है। वो बड़ी चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन ये भी है कि सऊदी अरब का भारत के साथ ठीक से रिश्ते रहे हैं। वो कैसे काम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। पाकिस्तान को दूसरे तरीके से भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान की जो सेना, पाकिस्तान का, अब तो उन्होंने न्यूक्लियर बम की बात भी कर दी। यदि आपने सुना है कि नहीं, रक्षा मंत्री जी ने, जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि भाई हमारा न्यूक्लियर बम उनके काम में भी आ जाएगा, किराए पर है। बाद में डिनाई कर दिया। हाँ, लेकिन वो पूरा पाकिस्तान पूरा ही किराए पर चल रहा है ना। मैंने अभी पहले हम बात कर रहे थे कि जो बम बना था वो तो पहले बम ही चोरी से बना था। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी, वो सारा पैसा, और जो पैसा मिला उस बम को बनाने के लिए वो पाकिस्तान के पास नहीं था, वो ये सभी लोगों ने दिया है। तो अभी हम लोगों ने एक नया शब्द कॉइन किया था कि जैसे काउंटी करते हैं ना हम लोग, कंट्रीब्यूटरी। तो कंट्री की तरह से ये कंट्रीब्यूटरी न्यूक्लियर बम था। अब वो कंट्रीब्यूटरी न्यूक्लियर बम को कभी इधर जाना होता है, कभी उधर जाना होता है। और पाकिस्तान की सेना जो है वो मर्सनरी है। मर्सनरी है। मर्सनरी का मतलब वो भाड़े पर है। आज वहां भेज दीजिए 10,000 लोगों को, आज वहां भेज दीजिए, ये सारा काम वहां पर चल रहा है। अच्छा, विजय जी ने जो कॉन्ट्री यूज किया ना, वो जेनजी की भाषा है। कहीं खाने पीने जाते ना, बोले कॉन्ट्री करेंगे, सब मिलके पैसे देंगे। तो विजय जी ने कॉन्ट्री, आज जेनजी बोल रहे हैं। एक और शब्द है इसका, कोई वो ध्यान में नहीं आ रहा है। डच करेंगे। डच करेंगे। डच लंच। वो तो डच लंच तो पुराना शब्द है कि डच लंच करना जो है तो बहुत पुराना, वो तो पुराना शब्द है। वैसे विजय जी आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? जैसे जेन जी से पहले वाली है ना, वो थी जेन वाई, बोलते थे मिलेनियल्स, 81 से 96 के बीच। मैं और सतीश जी आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के, इसमें जिक्र ही नहीं है उसका। नहीं, विजय जी तो अल्फा वाले में आएंगे। अरे अल्फा है 2013 से 2024 के बीच जो है। नहीं, महत्वपूर्ण बात 13 से 24 ऑफ माइंड तो वही है ना। अच्छा, ये जेन एक्स होगी मेरे ख्याल से आपकी ना, 65 से 80 वाली है। इसको जेन एक्स बोलते थे। ठीक है। अच्छा, जरा जो लोग सुन रहे हैं, हो सकता है कि जो थोड़ी बहुत रिसर्च हमने की है, ये 1901 से 1927 के बीच लोग बताते हैं कि इसको ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा जाता था। जी। फिर 28 से 45 के बीच कहा जाता था साइलेंट जनरेशन। फिर 46 से 64 के बीच जो जन्मे उनको कहा जाता है बेबी बूमर्स, बीबी। फिर आया जेन एक्स 65 से 80। फिर जेन वाई आया, मिलेनियल्स, क्योंकि उस समय 2000 आ रहा था, तो 81 से 96। फिर जेन जी 97 से 12, जेन अल्फा 13 से 24, और 25 से 39 तक जो लोग जन्म लेंगे उनको जेन बीटा कहा जाएगा। हाँ विजय जी बोलिए। महत्वपूर्ण क्या, हम जो बात कर रहे हैं वो थोड़ी गंभीर बात है कि जेन जी वाली बात भी, कि जो नेपाल के जिक्र, नेपाल के रेफरेंस में किया गया। देखिए, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को एक इस तरह से भी देखना चाहिए कि वो पूरी जनरेशन, वो पूरी आबादी हमेशा एक कन्फ्लिक्ट जोन में रही है, खासतौर से पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी। और उसमें ये नेगेटिव हिस्सा उसका कि कन्फ्लिक्ट जोन में रहे वो हमेशा ही। पाकिस्तान बनने से लेकर श्रीलंका को भी लेकर देखें, बांग्लादेश को लेकर भी देखें खास तौर से, और नेपाल में भी पिछले 20-25 साल से तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन उस कन्फ्लिक्ट का जवाब भी उस जेन जी ने दिया है अपने तरीके से। तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ ही नहीं है जो नेपाल में हुआ, ये डेमोक्रेसी के फेवर में भी है। सर, वो प्रधानमंत्री परेशान है, वो कह रही है सारे कागज जला दिए, जीरो स्टेट बन गए। एक रेस्पॉन्स, तो जेन जी जो करता है वो एकदम सही होता है, सही नहीं पूरा होता देश जेन जी के हाथों में सौंप देना चाहिए। मैं तो इससे भी सहमत नहीं। तो उन्होंने खुद ने नहीं लिया ना, उन्होंने सुशीला कार्की को बना दिया ना। वो खुद ही कह रही है कहीं छोड़ा ही नहीं, कहीं काम है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें होती है, क्रांति होती है, आंदोलन होते हैं, झगड़े होते हैं, वो सब होता है। लेकिन भारत का मिजाज, भारत की जेन जी का मिजाज भी वो नहीं है जो नेपाल का है या बांग्लादेश का। यहाँ विविधता है, जैसे विनोद जी ने भी उसका जिक्र किया। सब लोग अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं और बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक तरीके से करते हैं, बल्कि कुछ इस हद तक डेमोक्रेटिक तरीके से करते हैं कि हमको लगता ही नहीं कि आंदोलन हो रहा है, क्रांति हो रही है। हिंदुस्तान में क्रांति की कोई ऐसी लहर नहीं आती कि वो जिससे कहते हैं हाई टाइड जैसा।
चुनाव में आ जाती है, चुनाव में आती है, तो वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम से वो करते हैं। नहीं तो वो वहां आ जाती है, आईफोन स्टोर के बाहर खड़े होकर आ जाती है, आईफोन रात भर खड़े हैं वहां पे। बच्चे लोग हैं। हाँ। लेकिन ये वही जनरेशन है जो राशन की दुकान पे नहीं खड़ी हो सकती लाइन में। ये वही जनरेशन है जो टेलीफोन लाइन के, ये रेलवे के टिकट की लाइन में नहीं खड़े हो सकते, डॉक्टर के यहाँ पे भी हम नहीं खड़े होते। रेलवे की लाइन में नहीं खड़ी होती है जेंजी अब। हाँ, तो वही मोबाइल पे ऐप यूज करती है। नहीं तो हॉस्पिटल, वही मैं कह रहा हूँ कि वहां नहीं खड़ी होती, हॉस्पिटल में नहीं खड़ी होती कि 2 मिनट इंतजार करना हो तो नहीं खड़े होते, लेकिन 1.25 लाख रुपए का फोन लेने के लिए खड़े हो जाते। सब अपना अपना मिजाज है, इसको पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। इसको हमेशा ये कहना कि नहीं वो तो ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ये जो हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है उसमें जैन जी को शामिल कीजिए। और ये जो H1B वीजा की जो आप बात कर रहे हैं कि वो 6 लाख से 88 लाख का हो गया, उसको वजह भी ये जैन जी है, क्योंकि हम इतने हाई स्किल्ड हैं कि अमेरिका को मागा बनाने के लिए उनको डर लग रहा है कि ये सारे हाई स्किल लोग ही वहां पर आ जाएंगे, सारी नौकरी खा जाएंगे, उसका डर है। तो उसका कंट्रीब्यूशन भी मानिए आप, ये मत कहिए कि आसान नहीं है। हम तो उससे पहले वाली जो जनरेशन है वो तो हम नौकरियां ढूंढने जाते थे ना अमेरिका में। जो हमसे पहले की जो 2 जनरेशन है वो नौकरी व्यवसाय ढूंढने के लिए वहां जा रहे थे। आज तो अमेरिका वाले बुला रहे हैं आपको, जो हाई स्किल लोग हैं हमारे वहां पर हैं। और ये H1B वीजा का जो बड़ा जो मसला है वो हमारे जो सेकेंडरी लेवल के वर्क फोर्स है उसके लिए होगा, मतलब जो बीटेक, जो हाईली क्वालिफाइड है ना, उनके लिए बहुत परेशानी नहीं। जिनको जरूरत होगी महंगा खरीदना होगा, महंगा खरीदेंगे। जिसको बहुत हाई टेक अपना ऑफिसर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, टेक्नोक्रेट चाहिए, तो वो लेगा। लेकिन फिर भी भारत के लिए चिंता का विषय, क्योंकि एक बड़ी फोर्स हमारी वहां पर जा रही है। 72.6%, 70%, मोर देन 70% जो है। उसके बाद चाइना है 12.5%, फिर आता है वो 70% हमारा हिंदुस्तान का वहां पर है, इसलिए वो उसको बिहेव कर रहे हैं। अब बात करते हैं कमजोर प्रधानमंत्री, जरूरत है उसकी बात बोलिए ना। नहीं, कमजोर प्रधानमंत्री को मैं इससे बात से सहमत नहीं हूं कि क्यों कमजोर प्रधानमंत्री कह दिया और मजबूत कह दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपका अपना परसेप्शन है, आप किसको कैसे मान रहे हैं, किसको। अब इस परसेप्शन को ऐसे भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए जिन जिन बातों का जिक्र किया कि भाई उन्होंने वहां नहीं माना, वहां नहीं माना, वहां नहीं माना, ये एक पक्ष है। इसी पक्ष को मैं दूसरे तरीके से रख सकता हूं कि उन्होंने वहां नहीं माना, वहां नहीं माना, वहां नहीं माना। ट्रंप साहब की सीज फायर की बात को नहीं माना, ट्रंप साहब के ट्रंप टैरिफ को नहीं माना, और चीजों को नहीं माना, चीन की तमाम नीतियों को नहीं माना। ये सब भी तो हो सकते हैं। तो ये कमजोरी की बजाय मजबूती का पक्ष भी हो सकता है उनका। भाई कमजोर हम मानते जब आप कह रहे थे कि सीज फायर प्रधानमंत्री जी ने, ट्रंप साहब ने कहा और मान लिया, ऐसा होता। फिर अब हमने कहा, फिर उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि वो भारत ने नहीं माना उस बात को। इवन मीडिएशन नहीं मानता, जेडी वेंस ने भी कहा। तो नहीं माना उसको कमजोर मानेंगे कि पक्ष मजबूत मानेंगे, ये हमें तय करना है। ट्रंप का जो टैरिफ है उससे हम संकट में आ गए, मतलब एक क्राइसिस तो है ना हमारे लिए। मैं इससे नहीं मानता कि ये कोई क्राइसिस नहीं, हमारे लिए क्राइसिस है, लेकिन हमने उस शर्त को नहीं माना। और अब जो स्थितियां लग रही हैं उसमें वो शायद पेनल्टी को हटाने की तरफ बढ़ रहा है ट्रंप साहब। वो आए, अमेरिकी अधिकारी आए हुए हैं, सुन रहे हैं पीयूष गोयल अमेरिका जा रहे हैं। हाँ, और खुद ट्रंप साहब भी आने वाले हैं। अगर ट्रंप साहब यदि आने की संभावना होगी तो ये पक्का ही मानिए कि वो हट जाएगी पेनल्टी। तो उसी के मजबूती मानते कि नहीं मानते। और जो विदेश नीति है ना वो कैसे चलती है, जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि चीन भी हमें दुश्मन मानता था, हम भी चीन को दुश्मन मानते थे। लेकिन क्या दुश्मन मानकर हम बैठ जाएंगे कि अब नहीं करेंगे बात? चीन ने भी तो मान लिया ना। चीन तो अपने आप को ज्यादा ताकतवर मानता था। यदि ईगो के हिसाब से देखें तो चीन का बड़ा ईगो होना चाहिए था कि हम तो बड़े देश है। जो दुश्मन मानते थे तो वो करते थे। इसलिए दोनों बातों को, और विदेश नीति ऐसे ही चलती है, कंटिन्यूटी विद चेंज। भारत की विदेश नीति में तो खास तौर से यह कहा जाता है कि कंटिन्यूटी विद चेंज। और डिप्लोमेसी हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के साथ होती है, अड़ने की बजाय। ये तो मूर्खता होती है, डिप्लोमेसी नहीं होती है। ठीक बात। डिप्लोमेट जो है ना कभी अड़ते नहीं है, जिसमें कहा जाता है ना कि डिप्लोमेसी में नो शब्द कभी होता ही नहीं है। यस का मतलब मे बी का मतलब नो, इसके आगे नहीं होता। तो वो डिप्लोमेसी होती है, उस पर हम लोग चल रहे हैं चीन के साथ। और चीन के साथ खड़े हुए एससीओ में पुतिन, चीन प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग, तो राष्ट्रपति जी बहुत परेशान हुए ट्रंप साहब। हाँ, हमने खो दिया, हिंदुस्तान को खो दिया, रशिया को खो दिया। और फिर उसके बाद ही उनका जो पूरा माहौल बदला है, फिर बदल गए कि वो जो टेरिफिक प्राइम मिनिस्टर मेरे दोस्त फिर फोन कर रहे हैं। ये सब की बात है। तो वो दोनों बातों को उसी तरह से सापेक्ष देखना चाहिए। हर चीज को अपने, हम लोग क्या है कि समुद्र के इधर किनारे पर बैठे हैं और सोचते हैं कि समुद्र जो है ना बिल्कुल शांत है। समुद्र शांत नहीं होता, नीचे थोड़ा सा उतर कर देखिए तब पता चलता है कि वहां कितनी हलचल है, और वो हलचल हम महसूस नहीं कर पाते। इसलिए हम कोई भी एग्जेजरेट या एक्सट्रीम वो करते हैं,
रेस्पॉन्स कि या तो कमजोर प्रधानमंत्री है या मजबूत। और मैं तो हैरान हूं कि ये कमजोर प्रधानमंत्री देश क्यों नहीं समझा, क्योंकि राहुल जी ने 2017 में लिखा है कमजोर प्रधानमंत्री। आपने देखा है? और 19 की मेजोरिटी देखी, और 19 की मेजोरिटी देखी। ठीक है। और सतीश जी को मैं बताऊं कि जैसे वो वोट चोरी की बात अभी डूसू में भी कर रहे थे ना, डूसू में भी ऐसा हुआ। तो डूसू के चुनाव को मैंने बहुत बारीकी से देखा। मैं सोचा कि एनएसयूआई के लिए सबसे मौका था बेहतर जीतने का। वहां वाइस प्रेसिडेंट जो बने राहुल झांसला या कुछ हैं एनएसयूआई के, उन्हें पूरे पैनल में सबसे ज्यादा वोट मिले 29,000 वोट। 29,000 वोट उनको मिले। और यदि उसको स्ट्रेटजाइज करें, मैं पॉलिटिकल मतलब स्टूडेंट के तौर पे देखता हूं कि उनमें जो चारों पोस्ट हैं उसमें एबीवीपी के वोट्स में करीब करीब बराबर है, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे लड़ रहा है। और एनएसयूआई के जो कैंडिडेट्स है उसमें 15,000 का फर्क है एक दूसरे में। इसका मतलब वो उन्होंने संगठन के तौर पर एनएसयूआई के तौर पर उस चुनाव को नहीं लड़ा। अगर लड़ते तो जब 29,000 वोट राहुल झांसला को आ सकते तो दूसरों को भी आ जाते। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑल राइट। और जैसे कमजोर प्रधानमंत्री, ताकतवर प्रधानमंत्री कहते हैं, और एक समय तो हमें याद है आशुतोष भी तब मीडिया में होते थे, मनमोहन सिंह की। सब भी मीडिया में है। नहीं तब अब ये वाला तो ये विजय जी ने महफिल लूट ली। ये एकदम विजय जी स्टाइल है ये मैं तो बहुत मासूमियत से कह रहा था आशु, मैंने और विजय जी ने मिलकर आपको फंसाने की कोशिश नहीं की थी यहाँ पे। नहीं, लेकिन मैं कह रहा था मनमोहन, मुझे याद है मनमोहन सिंह। आप भी ऐसे मत कहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, आप मासूमियत से कह रहे थे। नहीं मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, 2 टर्म रहे, तब मुझे याद है, तब उनको सिंह इज किंग कहकर हिंदुस्तान का मीडिया दिखाता था। बड़ा ताकतवर प्रधानमंत्री दिखाया। लेकिन जब यूएस वाली डील हुई तब भी दिखाया, जब यूपीए 2 में घोटाले हुए तब जाहिर है कमजोर प्रधानमंत्री भी दिखाया। पाकिस्तान के साथ जब हुआ 26/11 हुआ, कमजोर प्रधानमंत्री भी दिखाया। उसी तरह नरेंद्र मोदी। जाहिर है विपक्ष तो कहेगा, लेकिन सवाल ये है प्रधानमंत्री जब कह सकते हैं तो फिर थोड़ा सा आराम से रहिए। नहीं ठीक है। इसीलिए बहस यही थी, कमजोर या ताकतवर। अब दर्शकों आपसे कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कमजोर हैं लिखिए कमेंट में, ताकतवर हैं लिखिए कमेंट में, जो भी राय है कमेंट में बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मेहमानों, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।